ये आगे बढ़ता और कहता है तो तुम इस टेम्पल के अंदर जाना चाहते हो और 8वीं पोजीशन को लेना चाहते हो। पता नहीं तुम एक बेवकूफ हो या फिर तुम एक जीनियस हो, लेकिन अगर यहाँ पर तुम्हें लास्ट पोजीशन चाहिए तो तुम्हें पहले मुझसे फाइट करना होगी, तुम्हें मुझसे कम्पीट करना होगा, तभी तुम्हें पोजीशन मिल सकती है। मुझे हरा दो और पोजीशन तुम्हारी। वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लिन फेंग बड़ी स्पीड के साथ अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करके आगे गुजर जाता है और किसी को समझ भी नहीं आती कि यहाँ पर हुआ क्या है। फैंग बेचारा भी पीछे की तरफ गिर जाता है और सामने की तरफ देख रहा होता है कि आखिर ये बंदा है कौन। देखने वाले भी हैरान होती हैं और कहती हैं आखिर ये लड़का है कौन जिसने सिर्फ एक ही तलवार के अटैक के साथ फैंग को यहाँ पर जख्मी करके गिरा दिया। लिन फेंग उसे कहता है तुम कुछ ज्यादा ही बातें करते हो जबकि तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है नहीं। लिन फेंग उसको हराने के बाद टेम्पल के अंदर चला जाता है जहाँ पर 7 लोग पहले से बैठे होते हैं, जबकि वहाँ पर क्यूलैन पहले से बैठी होती है। वो सभी लोग भी उसे देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं ये लड़का कौन है जिसने फैंग को सिर्फ एक ही स्ट्राइक में हरा दिया। क्यूलैन लिन फेंग को पहचानती है। वो कहती है ये तो लिन फेंग है। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 23 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट की एपिसोड 24 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था तो लिन फेंग ज़ैंगज़ू सिटी के टूर्नामेंट को ज्वाइन करने के लिए क्यूलैन के ग्रुप को ज्वाइन करने का फैसला करता है और वो वहाँ पर आता है तो उस दरवाजे के बाहर एक लड़का खड़ा होता है। वो पहले उस लड़के को हराता है क्योंकि वो वहाँ पर 8वीं पोजीशन के लिए आया होता है। क्यूलैन के पास 7 मेंबर्स पूरे होते हैं और उसे 8वें मेंबर की जरूरत होती है। लिन फेंग उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। क्यूलैन उसे देखते ही पहचान जाती है कि ये लिन फेंग है। तो लिन फेंग क्यूलैन के सामने जाकर उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारे पास एक बंदे की कमी है इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए। तुम्हारे पास अभी 7 मेंबर्स हैं तो मैं तुम्हारे इस 8वीं पोजीशन को फिल करना चाहूंगा। वहीं पर से एक लड़का उठता है और उसे कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि तुम यहाँ पर आकर क्यूलैन के साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि क्यूलैन के साथ इस तरह बात करो। साथ ही वो अपने पांच में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हमारे लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो लिन फेंग को पंच मारने लगता है, लिन फेंग अपनी तलवार को चलाते हुए उसके हाथ को काट देता है और उसको पता भी नहीं चलता कब उसने अपनी तलवार को चला दिया और साथ ही उस बेचारे लड़के का हाथ काटकर वहीं पर गिर जाता है और वो चिल्लाना शुरू कर देता है। लिन फेंग पीछे की तरफ घूमता है और उसको गर्दन से पकड़ लेता है और ऊपर उठा देता है और साथ ही वो क्यूलैन से कहता है क्यूलैन तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह के कचरे को तुम्हें अपनी टीम में नहीं रखना चाहिए। ये कचरा अगर यहाँ पर मुझे नहीं हरा सकता तो ये वहाँ पर टूर्नामेंट में बाकी किसी को क्या हरा पाएगा। साथ ही लिन फेंग उसे बाहर की तरफ फेंक देता है। वो उड़ता हुआ सीधा दरवाजे से बाहर जाकर गिरता है। देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो वू जाओ है। फैंग किंग जिसने पिछली एपिसोड में लिन फेंग से मार खाई थी वो भी वहीं पर खड़ा होता है और कहता है वू जाओ तो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस लड़के ने इसको बड़ी आसानी से हरा दिया और बाहर फेंक दिया। इसका मतलब ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यूलैन यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद कुछ भी नहीं बोलती। लिन फेंग उन सभी की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम में से किसी और को भी इससे कोई एतराज है? अगर तुम्हें कोई एतराज है तो बता सकते हो। लेकिन वो सभी लोग चुप हो जाते हैं। क्यूलैन भी उठकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है ठीक है तुम हमारी यहाँ पर 8वीं पोजीशन को फिल कर सकते हो। साथ ही वो बाहर की तरफ देखती है और फैंग किंग से कहती है फैंग किंग अब जबकि वू जाओ बाहर हो चुका है, उसका हाथ कट चुका है, वो इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता। हमारे पास एक बंदे की जगह खाली है, अगर तुम हिस्सा लेना चाहती हो तो आ जाओ। फैंग किंग भी जल्दी से अंदर आ जाता है और यहाँ पर इसके 8 मेंबर्स पूरे हो चुके हैं जो कि ज़ैंगज़ू कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं। क्यूलैन लिन फेंग से कहती है क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आओगे, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। तो दोनों दूसरे गार्डन में चले जाते हैं। लिन फेंग उसके साथ बैठा होता है तो क्यूलैन उसे कहती है लिन फेंग मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ क्या तुम सिर्फ इसी तरह इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहती हो? लिन फेंग उसे कहता है तुम्हारी बात का मतलब क्या है, मैं किस तरह टूर्नामेंट में हिस्सा लूँ, क्या मैं ऐसे हिस्सा नहीं ले सकता? क्यूलैन उसे कहती है मुझे गलत मत समझना लेकिन मुझे लगता है कि तुम इस वक्त अपनी सोल लेयर तक पहुंच चुके हो। हालांकि तुम्हारी एज अभी सिर्फ 16 साल है। 16 साल की उम्र में अपनी सोल लेयर तक पहुंचना वाकई में तुम बहुत बड़े जीनियस हो और टैलेंटेड लड़के हो, लेकिन फिर भी तुम एक पूरे के पूरे क्लैन के साथ फाइट नहीं कर सकते। कभी तुम्हारी अपनी फैमिली और उसके साथ साथ पूरे ज़ैंगज़ू सिटी के क्लैंस के लोग तुम्हें कचरा कहा करते थे कि अब तुम बाकी के सभी जीनियस से टॉप पर हो, अपनी सोल लेयर तक पहुंच चुके हो और तुम्हारा टैलेंट उन सभी से ज्यादा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हें इस तरह एक्सेप्ट करेंगे जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि तुमसे नफरत करते हैं और तुम्हें मरा हुआ देखना चाहते हैं। लिन फेंग उसे कहता है तो तुम यहाँ पर क्या कहना चाहती हो, मुझे इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए? क्यूलैन उसे कहती है नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने चेहरे के ऊपर एक मास्क लगाकर इस कंपटीशन में हिस्सा लो, किसी को तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता न चले। साथ ही वो उसे कहती है मेरे पास एक मास्क है तो क्या अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे चेहरे पर इस मास्क को लगा सकती हूँ। लिन फेंग उसे कहता है अच्छा ठीक है लगा दो। क्यूलैन उसके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और उस
मास्क को उसके चेहरे पर लगा देती है। टूलैन उसके चेहरे पर मास्क लगाने के बाद उसे कहती है, ये मास्क तो तुम्हारे चेहरे के साथ बिल्कुल फिट बैठता है, तुम इसमें काफी ज्यादा क्यूट और हैंडसम लग रहे हो। लगता है कि इस टूर्नामेंट के बाद तुम बहुत ज्यादा फेमस हो जाओगे और बहुत सारी लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगी। साथ ही वो सोच रही होती है, लिन फैमिली तो इस बारे में सोचा भी नहीं होगा कि उन्होंने जिस लड़के को कचरा बनाकर फैमिली से बाहर निकाल दिया, वो लड़का इस बार के टूर्नामेंट में एक जीनियस साबित होने वाला है। हालांकि ये लड़का काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन अफसोस इस बार के टूर्नामेंट में ना तो लिन कियान, ना ही नालैन फेंग, ना ही हमारा लिन फेंग, तो इनमें से कोई भी मेन कैरेक्टर नहीं होने वाला, क्योंकि ये वाला टूर्नामेंट किसी और के नाम होगा। जहाँ पर क्यूलैन किसी और बंदे की बात कर रही है जो कि इस टूर्नामेंट में एंड पे आएगा। नेक्स्ट सीन हमारे टूर्नामेंट के दिन का दिखाया जाता है। ज़ैंग ज़ू कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। वहीं पर एक शॉप स्टॉल के पास एक लड़की खड़ी होती है और कहती है, पहली बार हमारे ज़ैंग ज़ू सिटी में एक फ्री टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें चारों बड़े क्लैंस के बच्चे हिस्सा लेने वाले हैं। आज टूर्नामेंट शुरू होने में काफी ज्यादा देर है, लेकिन फिर भी सुबह सुबह यहाँ पर इतना ज्यादा रश लगा हुआ है। शॉपकीपर उसे कहता है, रश तो लगना ही था क्योंकि यहाँ पर नालैन क्लैन के लोगों ने चारों बड़े क्लैंस के लोगों को समन किया है। बहुत सारे एल्डर्स और बहुत सारे बच्चे इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। क्यूलैन भी यहाँ पर अपनी टीम को लेकर आ जाती है। क्यूलैन अपनी टीम की लीडर है। ये लोग किसी क्लैन से नहीं है, ये फ्री ग्रुप से हैं। क्यूलैन उन सभी से कहती है, तो हम सभी लोग गवर्नर पैलेस के बाहर पहुंच आए हैं। हमारे सामने गवर्नर पैलेस है और वहीं पर बैटल अरीना है जहाँ पर हम सभी का कंपटीशन होगा। हमें वहीं पर फाइट करनी है। जब सभी लोग पैलेस के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर अरीना की स्टेज होती है, जहाँ पर सेंटर में अरीना होता है जिस पर उन्हें फाइट करनी है, और साइड पर 4 पिलर्स होती हैं जहाँ पर चारों बड़े क्लैंस बैठेंगे। सिटी गवर्नर नालैन ज़ियोंग उन सभी से कहते हैं, तुम सभी को मैं वेलकम करता हूँ, मेरा नाम नालैन ज़ियोंग है। नालैन ज़ियोंग उनसे कहते हैं, तो आज के हमारे इस ज़्वांगज़ू सिटी के टूर्नामेंट का मकसद हमारे इस ज़्वांगज़ू सिटी के बच्चों के टैलेंट्स को देखना है। हम लोग देखना चाहते हैं कि आखिर हमारे बच्चे कितने ज्यादा टैलेंटेड हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी यहाँ पर होल्ड बैक नहीं करे। यहाँ पर कंपटीशन के दौरान रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल होंगे। लोगों को आपस में तब तक फाइट करनी है जब तक सामने वाला हार न मान ले, या फिर सामने वाला फाइट करने के काबिल न रहे, या फिर सामने वाले को मार न दिया जाए। तो यहाँ पर लाइफ एंड डेथ भी किया जा सकता है, सामने वाले को मारना भी अलाउ होगा। तो यहाँ पर चारों बड़ी फैमिलीज के बारे में बताया जाता है। ईस्ट वाली साइड पर गू फैमिली के हेड बैठे होते हैं जिनका नाम गू किंग होता है। वेस्ट वाली साइड पर लिन फैमिली के हेड बैठे होते हैं। लिन फैमिली के हेड लिन बा डाओ के हमारे लिन फैंग के तीसरे अंकल हैं। जबकि साउथ स्टैंड की तरफ वैन फैमिली के हेड बैठे होते हैं। वैन रेन यू नाम होता है उनका। और नॉर्थ स्टैंड की तरफ फ्री ग्रुप है जिसकी लीडर क्यूलैन है और उसके साथ और फाइटर्स हैं। लिन फैमिली के हेड कहते हैं, मास्टर ज़ियांग तो काफी ज्यादा क्लेवर निकले। उन्होंने इस टूर्नामेंट के दौरान 2 फाइटर्स एक दूसरे को जान से भी मार सकते हैं, इसको भी अलाउ कर दिया है। लगता है कि वो बाकी के सारे क्लैंस के दरमियान में एक फाइट करवाना चाहते हैं। लिन कियान जो कि अपने फादर के साथ ही बैठी होती है, वो उनसे कहती है, फादर आपके इस बात का क्या मतलब है? फादर उसे कहते हैं, लगता है कि तुम्हें इस बारे में अभी तक समझ नहीं आई। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि नालैन क्लैन के लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो गू फैमिली के खिलाफ है। अगर यहाँ पर नालैन क्लैन के लोग गू फैमिली के लोगों को कंपटीशन के दौरान मार भी देते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर गू फैमिली वाले वू फैमिली के किसी लड़के को मार देते हैं तो इससे इन दोनों बड़े क्लैंस के दरमियान में फाइट स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ पर गवर्नर के साथ एक और एल्डर खड़े होते हैं, वो भी नालैन फैमिली से होते हैं। एल्डर कहते हैं, मुझे इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले सारे बच्चों की लिस्ट मिल चुकी है। हमारे पास इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले बच्चों की तादाद टोटल 40 है। 30 बच्चे इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। यहाँ पर इन सारी फाइट्स को मैं खुद पर्सनली अरेंज करूंगा। अगर आप में से किसी भी फैमिली हेड को इससे एतराज है तो आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं। सारी फैमिली के हेड उसे कहते हैं, नहीं हमें इस बात से कोई भी एतराज नहीं है, आप लोग फाइट को स्टार्ट करवाएं। अनाउंसर उनसे कहते हैं, अब जबकि तुम में से किसी को भी इस बात से कोई भी एतराज नहीं है तो फिर ठीक है, हम लोग इस कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। जबकि कियान फेंग क्यूलैन से कहता है, क्यूलैन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हम सभी को इग्नोर किया गया है। इन्होंने हमसे पूछा भी नहीं कि हमें इस बात से कोई एतराज है या नहीं। क्यूलैन उसे कहती है, फेंग कियान जहाँ पर चुपचाप खड़े रहो, हमें वैसे भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अनाउंसर उन सभी से कहते हैं, हमारा फर्स्ट राउंड यहाँ पर सिंगल एलिमिनेशन राउंड होगा। तुम सभी को एक दूसरे के साथ फाइट करना होगी। जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा और जो जीतेगा वो नेक्स्ट राउंड में एडवांस होगा। 40 में से सिर्फ 20 बच्चे ही आगे जा पाएंगे। क्यूलैन कहती है, इनका सेटअप तो काफी ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर टोटल 5 अरीना है। 5 अरीना में टोटल बच्चे एक ही बार में फाइट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 40 बच्चे हैं। कि हम लोग सिर्फ 4 बार में यहाँ पर फाइट करेंगे और फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा। यहीं पर मेन बच्चों को दिखाया जाता है जिनकी फर्स्ट राउंड में फाइट होने वाली है। नालैन फेंग खुद भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। नालैन फेंग का मुकाबला होता है वैन जिन के साथ, जबकि सेकंड स्टेज के ऊपर गू जुन का मुकाबला लिन वू के साथ होता है। साउथ स्टेज के ऊपर लिन जू का मुकाबला वैन फेंग के साथ होता है और वेस्ट स्टेज के ऊपर नालैन जू का मुकाबला फेंग कियान के साथ है। हमारी नॉर्थ स्टेज के ऊपर डूमिंग का मुकाबला गू किंग के साथ होता है। तो यहाँ पर डूमिंग हमारा लिन फेंग है, उसने अपना नाम चेंज करके डूमिंग रखा है डिस्गाइज के तौर पर। यहाँ पर जो लोग मैच को एंजॉय करने के लिए आए होते हैं वो लोग काफी ज्यादा खुश भी होते हैं और हैरान भी होते हैं। वो
लोग कहते हैं का मुकाबला नालैन फेंग के साथ है वो तो हारने वाला है। वैन जिन तो बहुत ज्यादा अनलकी है क्योंकि अगर वो यहाँ पर इससे फाइट करना भी चाहे तभी वो इस फाइट को नहीं जीत सकता, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो इसी राउंड में एलिमिनेट हो जाएगा। तो लिन कियान हमारे लिन फेंग की तरफ देखती है और अपने फादर से कहती है, फादर जरा डूमिंग की तरफ देखे, क्या आपको ये कुछ जाना पहचाना नहीं लगता? तो उसे कहते हैं, क्या वाकई में मुझे तो ये जाना पहचाना नहीं लगता। यहीं पर हमारा कहानी सुनाने वाला आ जाता और कहता है, जैसा कि ऑडियंस ने वहाँ पर प्रिडिक्ट किया था, वैन जिन नालैन फेंग के साथ फाइट करने से पहले ही अपनी हार मान लेता है। वो कहता है कि मैंने सरेंडर कर दिया और इनका मैच एंड हो जाता है। जबकि इस स्टेज के ऊपर लिन वू जीत जाता है। और हमारी साउथ स्टेज के ऊपर वैन फैमिली का लड़का जिसका नाम वैन फेंग वोन है अपने ओपोनेंट को हराकर अगले राउंड में चला जाता है। और हमारी वेस्ट स्टेज के ऊपर एक लड़का जिसका नाम फेंग कियान है वो भी जीत जाता है। बाकी के सारे मैचेस की तो फाइट नहीं दिखाई जाती, लेकिन हमारे हीरो की फाइट तो दिखाई जाएगी। लिन फेंग का मुकाबला एक लड़के के साथ होता है जिसका नाम गू किंग होता है। तो गू किंग जो कि वहाँ पर लिन फेंग के सामने खड़ा होता है वो सोच रहा होता है, अगर मेरा मुकाबला जहाँ पर नालैन के साथ होता फिर तो मैं हार जाता। तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरा मुकाबला उसके साथ नहीं हुआ। यहाँ पर अभी काफी सारे ऐसे वीक लड़के हैं जिनके साथ मेरा मुकाबला होने पर मैं आसानी से जीत सकता हूँ। अब मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि ये कौन है और कहाँ से आया है। गू फैमिली के एल्डर अपने लड़के से कहते हैं, गू किंग टाइम वेस्ट करना बंद करो और इस लड़के को हराओ। गू किंग उसे कहता है, ठीक है फैमिली हेड, मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। साथ ही वो लिन फेंग से कहता है, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, खुद ही अपनी हार मान लो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन हमारा लिन फेंग इस तरह के डायलॉग बहुत बार सुन चुका है। वो उसकी बात सुनने के बाद अभी से घूर कर देख रहा होता है। किंग उसे कहता है, लगता है कि तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी, मैंने कहा कि यहाँ से दफा हो जाओ, खुद ही सरेंडर कर दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। कि अगर तुम खुद से अरीना से नहीं उतरते तो तुम्हारे पास ये राइट्स भी नहीं बचेंगे, तुम यहाँ पर सरेंडर कर सको। लेकिन लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद अपनी तलवार पे हाथ डाल लेता है। यहीं पर हमारे फेंग किंग का भी एक सीन दिखाया जाता है। फेंग किंग जो कि पहले हमारे लिन फेंग से मार खा चुका है वो कहता है, लगता है कि गू किंग बहुत ही बुरी तरह से मरने वाला है, इसको अंदाजा भी नहीं है कि ये किससे पंगा ले रहा है। फैमिली हेड अपने लड़के से कहते हैं, गू किंग लगता है कि ये इस तरह तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला, जल्दी से आगे बढ़ो और इसके ऊपर अटैक करो। गू किंग अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज करता है तो उसकी स्पिरिट के साथ एक बड़ा सा स्नेक बनता है। वो अपनी स्पिरिट पावर को रिलीज करते हुए लिन फेंग को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है उसी वक्त लिन फेंग अपनी तलवार को घुमाता है। सबसे पहले वो उसके हाथ को काटता है और उसके हाथ को काटने के फौरन बाद वो अपनी तलवार को उसकी पेट के आर पार धंसा देता है। गू किंग बेचारा यहाँ पर सिर्फ एक ही स्ट्राइक में मर जाता है। तो लिन फेंग ने यहाँ पर अपने ओपोनेंट को जान से मार दिया है। ये वाला टूर्नामेंट काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि लिन फेंग इस टूर्नामेंट में जितने भी ओपोनेंट होंगे उन सभी को जान से मार देगा। इससे बाकी सभी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने वाला है और ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। पर एपिसोड 24 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट कर किस रूप बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? डार्क स्पिरिट के एपिसोड 25 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारे लिन फेंग का कंपटीशन में पहला मैच स्टार्ट होता है। तो पहले मैच के स्टार्ट में उसके सामने वाला काफी ज्यादा एरोगेंट होता है। वो उसे कहता है कि अरीना से नीचे उतर जाओ, सरेंडर कर दो, इसी तरह तुम बच सकते हो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन हमारा लिन फेंग जब उसके ऊपर पहला अटैक करता है तो इसी अटैक के साथ ही वो उसको मार डालता है। लिन फेंग अपने ओपोनेंट को जान से मार डालता है। देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इस बंदे की तलवार तो बहुत ज्यादा तेज थी, हमें तो कुछ दिखाई भी नहीं दिया कब इसने अपनी तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंसा दी। गू फैमिली के हेड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसे कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गू फैमिली के लड़के को जान से मारने की। लिन फेंग उसे कहता है, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं वहाँ पर चुपचाप खड़ा रहता और तुम्हारी गू फैमिली का लड़का मुझे मार डालता? इससे पहले कि वो मुझे मारता मैंने उसको मार दिया। गू फैमिली हेड उसे कहते हैं, अब जबकि तुमने मेरी फैमिली के लड़के की जान ली है तो मैं इस बात को याद रखूंगा, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। लिन फेंग उसे कहता है, मेरा नाम डाओ मिंग है और इस नाम को याद रखना, अभी आगे तो तुम्हारी फैमिली के बहुत सारे लोग मरेंगे, जो भी यहाँ पर मुझसे कम्पीट करने के लिए आएगा वो मेरे हाथ से मरेगा। गू फैमिली के हेड के साथ एक लड़का खड़ा होता है। वो कहता है, आखिर ये लड़का है कौन और ये कहाँ से आया है? ये तो बहुत ज्यादा एरोगेंट है। फैमिली हेड अपने सबसे बेस्ट डिसाइपल से कहते हैं, जब तुम एरिना में जाओ तो तुम्हें पता है कि क्या करना है। वो लड़का उनसे कहता है, फैमिली हेड आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर मेरी फाइट इस लड़के के साथ होती है तो ये पक्का मरेगा। तो कहानी सुनाने वाला कहता है, पहले राउंड को कम्प्लीट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, बहुत ही जल्दी 20 लोग सिलेक्ट कर लिए गए और 20 लोगों को एलिमिनेट कर दिया गया। तो नेक्स्ट राउंड में हमारी फाइट लिन फेंग और नालैन चेन के दरमियान में होती है। नालैन चेन से कहती है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कौन सी फाइट करनी है, क्योंकि अगर तुम फाइट को जीत नहीं सकते तो सरेंडर कर देना। नालैन चेन उसे कहता है, ठीक है मुझे पता है। जब उसकी फाइट लिन फेंग के साथ स्टार्ट होती है तो वो लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और लिन फेंग से कहता है, आज मैं तुम्हें यहाँ पर जरूर हरा दूंगा, मैं तुम्हारे सामने सरेंडर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर यहाँ मैं तुम्हारे सामने सरेंडर करूंगा तो हमारे नालैन क्लैन की इंसल्ट हो जाएगी।
नालैन चेन भी अपनी सोल लेयर का एक्सपर्ट होता है। वो वहीं पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है। उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर को अवेकन किया होता है और साथ ही उसके स्पेशल मूव का नाम डिवाइन आर्म होता है। क्यूलैन भी देखकर कहती है ये नालैन क्लैन का सबसे बेस्ट मूव है। सिर्फ नालैन क्लैन के लोग इस तरह की डिवाइन टेक्निक को यूज कर सकते हैं। तो नालैन चेन जल्दी से अपने पंच के ऊपर अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद लिनफेंग को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसे जैसे पंच मारता है वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और इसी के साथ ही नालैन चेन जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है मैंने तो इस लड़के को बड़ी आसानी से मार दिया, सिर्फ एक ही पंच में मैंने इसको मार दिया है। लेकिन साथ ही उसकी हंसी बंद हो जाती है क्योंकि हमारा लिनफेंग बिल्कुल ठीक ठाक उसके सामने खड़ा होता है और कहता है अब तुम्हें मरना होगा। और उसी वक्त उसकी तलवार उसकी आंख के अंदर आकर दंस जाती है। लिनफेंग अपनी तलवार को उसके सर के अंदर दंसा देता है उसकी आंख के अंदर, जिससे वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। नालैन फेंग भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और साथ ही वो चिल्लाकर हमारे लिनफेंग से कहती है आज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे नालैन क्लैन के एक मेंबर को मारने की। लिनफेंग उसे कहता है तुम्हारे फादर जो कि सिटी गवर्नर है उन्होंने ये रूल सेटअप किए हैं। उन्होंने कहा था कि कंपटीशन के दौरान हम लोग अपने ओपोनेंट की जान भी ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर दूसरी फैमिलीज के लोगों को तो टूर्नामेंट में मार सकते हैं लेकिन तुम्हारे नालैन फैमिली के लोगों को नहीं मार सकते। क्या तुम ऐसे ही चाहती हो? नालैन फेंग उसे कहती है बस उम्मीद करो कि तुम्हारा सामना मेरे साथ मत हो। अगर तुम्हारा सामना मेरे साथ हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जबकि देखने वाले बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं इस लड़के ने इस कंपटीशन में दूसरा मैच खेला और दूसरे मैच में इसने अपने दूसरे अपोनेंट को जान से मार डाला है। ये लड़का जब भी अपनी तलवार निकालता है तो ये सामने वाले अपोनेंट को मार देता है। तो अनाउंसर उन सभी से कहते हैं अब जबकि हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो चुका है तो अब हमारे पास सिर्फ 10 चैंपियंस ही बचे हैं। इन 10 चैंपियंस का मुकाबला अब नेक्स्ट राउंड में होगा। साथ ही वो उन्हें थोड़ा सा टाइम देते हैं कि जाके रेस्ट कर लो, उसके बाद हम लोग अपने तीसरे राउंड को स्टार्ट करेंगे। जबकि यहीं पर एक और लड़के को भी दिखाते हैं जो कि इन सभी की तरफ देखकर कह रहा होता है ये सभी लोग जोगरू की तरह परफॉर्म कर रहे हैं, चलो फिलहाल के लिए इन्हें परफॉर्म करने देते हैं, जबकि मेन कैरेक्टर तो मैं ही होने वाला हूँ। थोड़ी देर के बाद राउंड 3 स्टार्ट हो जाता है और राउंड 3 की फर्स्ट फाइट हमारे लिनफेंग और गू फैमिली के लड़के जिसका नाम गू जैन होता है उसके दरमियान में होती है। अब क्योंकि ये सिर्फ 10 बच्चे एंड में बचे हैं, 10 सबसे बेस्ट वाले हैं। गू जैन गू फैमिली का सबसे बेस्ट डिसाइपल है। गू फैमिली के लीडर उसे कहते हैं जाओ जाकर उसको मार डालो। गू जैन कहता है फैमिली लीडर आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसे मारना है, मुझे पहले से पता है। गूजैन जल्दी से अरीना में चला जाता है और वहाँ पर जाने के बाद अपनी फायर पावर्स को रिलीज करता है और साथ ही वो लिनफेंग से कहता है अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है, सरेंडर करो और यहाँ से दफा हो जाओ क्योंकि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स कोई मार्शल आर्ट्स नहीं है, तुम तो मार्शल आर्टिस्ट के नाम पर एक धब्बा हो। लिनफेंग उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर मुझे गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं है, मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम अपनी फैमिली मेंबर का बदला लेना चाहते हो। ठीक है मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, मैं तुम्हें जल्दी से नहीं मारूंगा। गूजैन हंसते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और साथ ही वो अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज कर रहा होता है। वो हंसते हुए आगे बढ़ते हुए उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि हम दोनों के दरमियान में कितना डिस्टेंस है? हम दोनों के दरमियान में इस वक्त 10 कदम का फासला होगा और तुम्हें पता है कि 10 कदम के फासले पर क्या होता है? लिनफेंग हंसते हुए उससे कहता है तो बताओ मुझे 10 कदम के फासले पर क्या होता है? गूजैन उसे कहता है इसका मतलब ये है कि तुम इस मैच को पहले ही हार चुके हो। और साथ ही वो वहाँ पर अपनी स्पिरिट एनर्जी को अवेकन करता है तो उसकी फायर के साथ एक बड़ा सा फायर ड्रैगन बनता है। 10 कदम के फासले से अपने फायर ड्रैगन के साथ सामने वाले ओपोनेंट पर अटैक कर सकता है और उसको एक ही झटके में मार सकता है। वहाँ पर एरिना के ऊपर एक जबरदस्त फायर का धमाका दिखाते हैं। सभी लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। गू फैमिली के लीडर स्पेशली बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उनके गू जैन ने जहाँ पर उनके इस लड़के को मार दिया है जिसने उनके लड़के को मारा था। जबकि यहाँ पर लिन कियान को भी दिखाते हैं जिससे कि डूमिंग की फिक्र होती है। तो गू जैन यहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद लिनफेंग के ऊपर अटैक करने के बाद काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि उसने लिनफेंग को मार दिया है। लेकिन जैसे सामने से फायर हटती है तो वहाँ पर लिनफेंग अपनी तलवार को सामने करके खड़ा होता है और उसने उसकी सारी फायर को वहाँ पर ब्लॉक कर लिया होता है। गूजैन उसे कहता है तो इसका मतलब तुम भी इस वक्त अपनी सोल लेयर पर हो, इसी वजह से तुम मेरी फायर के सामने अभी तक इंटैक्ट हो, लेकिन तुम मेरी एक डायरेक्ट हिट को लेने के बाद नहीं बच पाओगे। तो लिनफेंग उसकी बात सुनने के बाद वहीं से अपनी तलवार को उसकी तरफ थ्रो कर देता है। वो बड़ी स्पीड के साथ अपनी तलवार को उसकी तरफ फेंकता है। गूजैन जल्दी से अपने हाथ को सामने करते हुए उसकी तलवार को ब्लॉक करता है और कहता है तुम तो एक बहुत बड़े बेवकूफ मार्शल आर्टिस्ट हो, तुमने अपनी तलवार को ही फेंक दिया, अब तुम्हारे पास कोई भी वेपन नहीं है, लगता है कि तुम्हें मरने की इतनी ज्यादा जल्दी है, इसी वजह से तुमने यहाँ पर इतनी बड़ी गलती कर दी। और साथ ही गूजैन जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। लेकिन उसी वक्त हमारा लिनफेंग अपने शैडो फ्लीटिंग मूव को यूज करते हुए बड़ी स्पीड से उसके पीछे वाली साइड पर चला जाता है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर उसके सर में एक जबरदस्त पंच मारता है। तो लिनफेंग के इस पंच की वजह से वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, उसके मुंह से और उसके सर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। और साथ ही गूजैन कहता है तो इसको यहाँ पर वेपन की जरूरत है ही नहीं क्योंकि इसने अपनी मार्शल स्पिरिट को फिजिकली ट्रेन किया हुआ है, इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा
है। तो गुजियान लिन फेंग का पंच खाने के बाद वहीं पर नीचे गिर जाता है और गिरने के बाद वो अपने फ्लेम ड्रैगन के सेकंड टाइप को रिलीज करता है और उसकी ड्रैगन फ्लेम का सेकंड टाइप उसका एक्सट्रीम बैरियर होता है। वो सामने एक बैरियर क्रिएट करता है, लेकिन हमारा लिन फेंग बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है और उसके बैरियर को भी तोड़ देता है। गुजियान के मुंह से और भी ज्यादा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और पीछे की तरफ फिर से गिर जाता है और इस बात से गुजियान पहले से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो गिरने के बाद फिर से उठता है और यहाँ पर अपनी फ्लेम ड्रैगन की थर्ड टाइप को यूज करता है। उसका नाम ऐश एम्बर स्टॉर्म होता है। वो दूर से ही अपने इस नेम मूव को रिलीज करता है तो लिन फेंग के आसपास दायरे में बहुत सारी फायर निकलती है। वहाँ पर फिर से एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जैसे कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब का धमाका होता है, बिल्कुल वैसा ही एक धमाका होता है। तो उस धमाके के फौरन बाद ही गुजियान कहता है चलो ठीक है, अब तुम्हें तुम्हारी कब्र में पहुंचाने का वक्त आ चुका है, अब तुम नहीं बचोगे। और साथ ही वो अपनी फ्लेम ड्रैगन की फोर्थ टाइप को रिलीज करता है। उसकी फ्लेम ड्रैगन की फोर्थ टाइप का नाम ड्रैगन स्ट्रीम फ्लेम प्रिजन होता है। वो वहाँ पर उसको रिलीज करता है, लेकिन उसी वक्त लिन फेंग अपने फ्लीटिंग शैडो मूव को यूज करते हुए उसके पीछे पहुंच जाता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका दिखाया जाता है। जो धमाका इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस फाइटिंग एरिना के ऊपर वाला हिस्सा भी टूट जाता है। वो सभी लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, स्पेशली फैमिली हेड। वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि गू फैमिली के गुजियान ने यहाँ पर लिन फेंग को मार दिया है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब एरिना के ऊपर से वो धमाके का धुआं हटता है तो धमाके के धुएं के हटने के बाद वो सभी लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। स्पेशली क्यूलैन जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और उसके साथ साथ गू फैमिली के हेड भी जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। फेंग के हाथ के ऊपर ब्लड लगा होता है और उनके गू फैमिली का गुजियान वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर पड़ा होता है। फेंग ने उसके ऊपर पंचेस मारे होते हैं और इतने पंचेस खाने के बाद वो मर चुका होता है। उसकी बॉडी की हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है। मास्टर गू जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं डोमिंग तुम नहीं बचोगे, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। जबकि गवर्नर भी उसे चिल्लाकर कहते हैं फैमिली हेड शांत रहो, ये सिर्फ एक कंपटीशन है और कंपटीशन के रूल्स के मुताबिक ओपोनेंट्स एक दूसरे की जान भी ले सकते हैं। अगर तुम आगे बढ़े और टूर्नामेंट की फाइट के दौरान में इंटरवीन किया तो मुझे भी आगे बढ़ना पड़ेगा। मास्टर गू वहीं पर शांत होकर बैठ जाते हैं, जबकि देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं गू फैमिली का गुजियान ये वाकई में गू फैमिली का जीनियस लड़का था, लेकिन इस लड़के डूमिंग ने इसको बड़ी आसानी से मार दिया। इसका मतलब तो ये है कि ये लड़का उससे भी बड़ा जीनियस है। उसके बाद मैचेस को कंटिन्यू किया जाता है। नालैन फेंग का मैच वेन जियांग के साथ होता है, जबकि लिन कियान के साथ जिसका मैच होता है वो पहले विड्रॉ कर लेता है। क्यूलैन यहाँ पर डायरेक्टली फाइनल्स में पहुंच जाती है। क्या अब इनके पास टोटल 5 बच्चे बचे हैं, उन 5 में से 4 का यहाँ पर फाइनल 4th राउंड में मैच होगा। तो चौथे राउंड में नालैन फेंग का वेन जियांग के साथ फाइट होने वाली है, जबकि हमारे डूमिंग यानी लिन फेंग की क्यूलैन के साथ फाइट होने वाली है। नालैन फेंग वेन जियांग से कहती है तुम्हें मुझसे फाइट करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे ज्यादा है, फिर भी तुम मुझे यहाँ पर नहीं हरा पाओगे, इसलिए तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है, खुद ही सरेंडर कर दो। वेन जियांग उसे कहता है मिस नालैन मैं तुम्हारी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि तुम इस वक्त अपनी सोल लेयर के फर्स्ट लेवल पर हो और मैं अपनी सोल लेयर के सेकंड लेवल पर हूँ, यानी कि मेरी कल्टीवेशन तुमसे ज्यादा है और मैं तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ पर अभी सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन ये दोनों ही यहाँ पर सरेंडर करने को तैयार नहीं होते और दोनों ही जल्दी से अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। नालैन फेंग उसे कहती है मैं तुम्हें अपनी फैमिली की स्पेशल टेक्निक दिखाती हूँ। वो यहाँ पर ओवर बियरिंग डिवाइन पंच को यूज करती है, जबकि दूसरी तरफ से वेन जियांग स्वर्ड स्किल हीवन चेन स्लेइंग मून को यूज करता है। अपने हाथ में अपनी स्पिरिट से बनी हुई 2 स्वर्ड्स निकाल लेता है। वो दोनों यहाँ पर अपने अपने अटैक्स को टकराते हैं तो वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। गवर्नर भी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं नालैन फेंग यहाँ पर हमारी फैमिली की स्पेशल टेक्निक को यूज कर रही है, ये हमारी फैमिली की एक बहुत बड़ी जीनियस है जो कि इस कंपटीशन को जीतने वाली है। नालैन फेंग और वेन जियांग के अटैक्स के बाद दिखाते हैं कि वेन जियांग उसके अटैक की वजह से जख्मी हो जाता है, उसके हाथ से ब्लड निकल रहा होता है, जबकि नालैन फेंग उसके सामने सही सलामत खड़ी होती है। इन दोनों के मैचेस का रिजल्ट क्या निकलने वाला है ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, डार्क स्पिरिट के एपिसोड 26 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था नालैन फेंग की वेन जियांग नाम के लड़के के साथ फाइट हो रही होती है। वो दोनों वहाँ पर अपनी अपनी फैमिली के स्पेशल मूव्स को यूज करते हुए एक दूसरे पर अटैक करते हैं। तो फाइट के लास्ट सीन भी हमने देखा था वेन जियांग नालैन फेंग के अटैक की वजह से जख्मी हो जाता है, उसके हाथ से ब्लड निकल रहा होता है। हमारा कहानी सुनाने वाला कहता है वेन जियांग जो
कि अपनी सोल लेयर के सेकंड लेवल पर है। उसका रैंक नालैन फेंग से ज्यादा हायर है, लेकिन उसकी मास्टर स्पिरिट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो नालैन फेंग का मुकाबला कर सके। नालैन फेंग अपनी फैमिली की स्पेशल टेक्निक्स को यूज कर रही है, जो कि डिवाइन फिस्ट है। नालैन फेंग की ये डिवाइन फिस्ट टेक्निक बहुत ज्यादा स्पेशल है। इसी वजह से वेन जियांग के पास जीतने का कोई मौका ही नहीं था। वेन जियांग बार बार उसके अटैक्स की वजह से काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। वेन जियांग को भी ये बात अच्छी तरह से पता थी कि अगर वो बार बार इसके अटैक्स को यहाँ पर ब्लॉक करता रहा तो उसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे। इसी वजह से वेन जियांग ने वहाँ पर खुद ही सरेंडर करने का फैसला किया। इस तरह हमारी नालैन फेंग भी फाइनल में पहुंच जाती है, जबकि वहीं पर वेन फैमिली के लोग खड़े होते हैं और कहते हैं ये नालैन फैमिली के लोग तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली इनकी नालैन फेंग जो कि अपनी सोल लेयर के फर्स्ट लेवल पर है, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस है। तो यहीं पर हमारी सेकंड सेमीफाइनल फाइट होती है, जो कि क्यूलैन और हमारे लिन फेंग के दरमियान में होती है। क्यूलैन कहती है मैं सरेंडर करती हूँ, मुझे ये फाइट नहीं करनी। फेंग उसे कहता है तुमने बहुत ही अच्छा फैसला किया। अनाउंसर कहते हैं अब जबकि हमारे सेकंड सेमीफाइनल का भी एंड हो चुका है, हमारे पास 3 फाइनलिस्ट हैं। उनमें से एक लिन फैमिली की लिन कियान है, दूसरी नालैन फेंग है और तीसरा हमारा डोमिंग है। एल्डर कहते हैं तो हम लोग यहीं से अपने फाइनल राउंड को स्टार्ट करते हैं। एल्डर उनसे कहते हैं तो तीनों बच्चों यहाँ पर अरीना में आ जाओ। गवर्नर उन सभी से कहते हैं अब यहाँ पर फाइनल राउंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तीनों बच्चों को यहाँ पर फाइनल राउंड में फाइट करना होगी। तीनों में से जो भी यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर जिंदा बचेगा वही हमारा फाइनलिस्ट होगा और इस बार के कंपटीशन का विनर भी। देखने वाले काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और कहते हैं अब इस मैच को कौन जीतने वाला है, या तो नालैन फेंग जीतेगी या फिर लिन कियान जीतेगी। नालैन फेंग की जो डिवाइन आर्ट है वो काफी ज्यादा स्पेशल है, जबकि लिन कियान की मास्टर स्पिरिट के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। हो सकता है कि लिन कियान भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले। लिन फेंग नालैन फेंग की तरफ देखता और सोच रहा होता है नालैन फेंग आज तुम्हें अपने किए पर पछतावा होगा, तुमने उस रात मुझे मारने के लिए लोगों को भेजा था। फिर साथ ही वो लिन कियान के बारे में भी सोच रहा होता है कि लिन कियान तुम्हें भी इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है कि तुमने और तुम्हारी फैमिली ने मिलकर मेरे डैड को और मुझे मेरी ही फैमिली से बाहर निकाल दिया और मेरे डैड की पोजीशन को भी छीन लिया। आज मैं तुम दोनों से अपना बदला लेने वाला हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता मारूंगा। नालैन फेंग यहाँ पर आगे बढ़ती है और लिन फेंग से कहती है तुम्हारी स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी हैं, अगर तुम ज्वाइन करना चाहो तो मेरी नालैन फैमिली को ज्वाइन कर सकते हो, इससे तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। मेरी नालैन फैमिली में आने के बाद मैं तुम्हें पर्सनली टीच करूंगी, मैं तुम्हारी टीचर बनूंगी। लिन कियान भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होती है कि ये दोनों यहाँ पर कोई अलायंस तो नहीं बनाने वाले। लिन फेंग उसे कहता है अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम मेरी मास्टर बनोगी और तुम मुझे ट्रेनिंग करवाओगी। नालैन फेंग उसे कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, मैं तुम्हें पर्सनली ट्रेन करूंगी। तुम्हारे लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यहाँ पर तुम मेरे पहले डिसाइपल बनने वाले हो। उसी वक्त वहाँ पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसको पिछली एपिसोड में आपने देखा था। वो वहाँ पर हंसते हुए कहता है नालैन फेंग तो वाकई में बहुत ज्यादा एरोगेंट हो। वो लड़का जल्दी से वहाँ पर अरीना के सेंटर में उतर आता है। वो अरीना में आने के बाद कहता है नालैन फैमिली वालों के पास इतना ज्यादा एटीट्यूड आता कहाँ से है, पता नहीं तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग इतने स्ट्रॉन्ग हो कि यहाँ पर जो चाहे वो कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन तो बहुत ज्यादा लो है। नालैन फेंग उसको देखकर कहती है भाई जान हाउ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुम्हारी नालैन फेंग इसको पहले से ही जानती है। भाई जान हाउ से कहता है नालैन फेंग चलो मैं बाकी सभी लोगों को भी इस बारे में बताता हूँ कि तुम्हारी असलियत क्या है। वो उसे कहता है इंपीरियल सिटी में तुम एक सर्वेंट गर्ल हुआ करती थी, तुम वहाँ पर एक नौकरानी थी और यहाँ पर देखो तुम जैंगजू सिटी की प्रिंसेस बनी फिरती हो। नालैन फेंग चिल्लाकर उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो। भाई जान हाउ से कहता है लगता है कि तुम्हें अपने बारे में असलियत को सुनने के बाद बहुत बड़ा झटका लगा है। तुम नहीं चाहती कि लोगों को इस बारे में पता चले, लेकिन तुम्हारी हकीकत तो यही है। तुम कभी एक स्लेव गर्ल हुआ करती थी, तुम एक नौकरानी थी। यहाँ पर जैंगजू सिटी में आने के बाद तुम गवर्नर की बेटी बन गई हो। नालैन फेंग उसे कहती है और तुम क्या हो, तुम सिर्फ एक कुत्ते हो जो कि इंपीरियल फैमिली के तलवे चाटते हो। भाई जान हाउ और भी ज्यादा हंसना शुरू कर देता और कहता है तो अगर तुम मुझे यहाँ पर एक डॉग कह रही हो तो इसका मतलब यह है कि तुमने इस बात को एडमिट कर लिया है कि तुम भी कभी एक नौकरानी हुआ करती थी। गवर्नर भी चिल्लाकर उसे कहते हैं लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी नालैन फैमिली के बारे में इस तरह की बातें करने की, आखिर तुम हो कौन। जबकि भाईजान हाउ उसको भी इशारा करते हुए कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें यहाँ पर बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मैं ही बोलूंगा और तुम सभी लोग सुनोगे क्योंकि तुम तो सिर्फ एक छोटे से जैंगजू सिटी के सिटी गवर्नर हो। अगर मैं यहाँ पर एक इशारा ही कर दूं तो तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। गवर्नर भी इसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं चलो दिखाओ मुझे कि तुम किस तरह इशारा करके मेरी नालैन फैमिली को डिस्ट्रॉय करते हो, मैं भी तो देखूं कि तुम्हारी जो बैकबोन कहाँ से आ रही है और तुम्हारी बैकग्राउंड क्या है। नालैन जियोंग काफी ज्यादा गुस्से में होती है, लेकिन नालैन फेंग उनसे कहती है फादर आप शांत रहे, इस कमीने को मैं खुद ही संभाल लूंगी, इसे लगता है कि ये कोई बहुत ही महान वॉरियर है, आपकी बेटी इसको संभाल लेगी। और वो शांत हो जाते हैं। नालैन फेंग उसे कहती है भाई जान हाउ मुझे पता है कि तुम तो इंपीरियल सिटी में रहते थे, फिर इंपीरियल सिटी से तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो और इस टूर्नामेंट में आकर हमें इंटरवीन क्यों कर रहे हो। भाई जान हाउ उसे कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारी फैमिली से बदला लेने के लिए आया हूँ। तुम्हारी फैमिली ने नालैन फैमिली ने मेरे साथ
जो कुछ भी किया है उसका बदला लेने के लिए आया हूँ। फिर साथ ही वो हमारे लिन फेंग की तरफ देखता है और कहता है, लड़के चलो जल्दी से तुम इस स्टेज से नीचे उतर जाओ, इस सब का ताल्लुक तुम्हारे साथ नहीं है, तुम यहाँ पर हम ही मारे जाओगे। लिन फेंग भी काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे ऑर्डर देने की, आखिर तुम हो कौन? तो भाईजान हाओ अपनी बहन क्यूजैन से कहता है, क्यूजैन तुमने जिस लड़के को अपनी 8वीं पोजीशन के लिए चूज किया है, ये लड़का काफी ज्यादा अच्छा है लेकिन इतना अच्छा नहीं है, इसकी कल्टीवेशन मुझसे लो है और जो मुझसे नहीं जीत पाएगा। क्यूजैन भी उसे कहती है, डोमिंग प्लीज जल्दी से नीचे आ जाओ, तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, ये मेरा बड़ा भाई है और मुझे पता है ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जबकि लिन फेंग उसे कहता है, मुझे लगता है कि ये भी बहुत ज्यादा जल्दी हो गया, हम लोग यहाँ पर अभी इस बात को डिसाइड नहीं कर सकते कि हम दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है जब तक हम लोग फाइट न करें। भाईजान हाओ उसे कहता है, ये तो यकीन नहीं हो रहा कि ज़्यांगज़ू सिटी का एक छोटा सा लड़का, एक छोटा सा कल्टीवेटर यहाँ पर मेरे सामने इस तरह बात कर रहा है, लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है। तो गवर्नर भी इस बात को सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं। क्यूलैन ने इसको यहाँ पर अपना बड़ा भाई कहा है, वो उसे कहता है, तो भाईजान हाओ इसका मतलब तुम क्यूलैन का बड़ा भाई हो? भाईजान हाओ उसे कहता, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, क्यूलैन और मैं हम दोनों सेम फैमिली से हैं। और यहीं पर वो ये बात बताता है कि वो यहाँ पर नालैन फैमिली से बदला लेने के लिए क्यों आया है। वो कहता है, अभी ज़्यांगज़ू सिटी में हमारी क्यू फैमिली सबसे बड़ी जीनियस फैमिली हुआ करती थी, हमारी फैमिली के सभी लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, बहुत ही जल्दी हमारी फैमिली यहाँ पर ज़्यांगज़ू सिटी की सबसे बड़ी फैमिली बनने वाली थी। लेकिन हमें इस बारे में क्या पता था कि हमारे सिटी का जो गवर्नर था, यानी नालैन फैमिली का जो गवर्नर लैन जियोंग, वो इतना बड़ा कमीना निकलेगा कि वो यहाँ पर किसी छोटी फैमिली को राइज करते हुए नहीं देख सकता। सिटी गवर्नर नालैन जियोंग ने रात के वक्त हमारे घर में असैसिन्स को भेजा और हमारी फैमिली के बहुत सारे लोगों को मरवा डाला, यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स को भी मार दिया। लेकिन मैं और क्यूलैन हम दोनों किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ से इंपीरियल सिटी में भाग गए। नालैन जियोंग चिल्लाकर उसे कहती है, अपनी बकवास बंद करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भाईजान हाओ से कहता है, भाईजान हाओ से कहता है, तो तुम यहाँ पर मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहे हो, अगर तुम्हारा बस चले तो तुम यहाँ पर मेरी जान ले लो, जिस तरह तुमने मेरे फैमिली मेंबर्स को पहले मारा था। और साथ ही भाईजान हाओ उसको धमकी देते हुए कहता है, लैन जियोंग अगर तुम यहाँ पर शांत रहोगे और जिस तरह मैं कहता हूँ उस तरह करते रहोगे तो तुम्हारी फैमिली यहाँ पर सर्वाइव कर सकती है, मैं सिर्फ कुछ ही लोगों को मारूंगा, लेकिन अगर तुमने यहाँ पर इस फाइट में इंटर होने की कोशिश की, मैं तुम्हारी सारी की सारी नालैन फैमिली को एक्सटर्मिनेट कर दूंगा। और आज यहाँ पर नहीं कर पाया तो कल मेरे लोग तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारी फैमिली नहीं बचेगी। जबकि नालैन जियोंग भी उसकी बात सुनने के बाद ये बात सोचने में मजबूर हो जाते हैं, क्या इस लड़के के पास इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है वाकई में इसके पास कोई बहुत ही पावरफुल बैकर है। नालैन फेंग उसे कहती है, भाईजान हाओ मुझे इस बात पर यकीन नहीं है कि तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि तुम यहाँ पर मेरा मुकाबला कर सको, तुम तो मुझे टच भी नहीं कर सकते। तो भाईजान हाओ से कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं यहाँ पर तुम्हें टच नहीं करने वाला, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें ह्यूमिलिएट करना चाहता हूँ। मैं मकसद यहाँ पर आकर तुम सभी की इंसल्ट करना है, लोगों को ये बताना है कि मेरी क्यू फैमिली कमजोर फैमिली नहीं है। फिर साथ ही वो उन तीनों से कहता है, चलो ठीक है, अब तुम तीनों यहाँ पर एक साथ मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ो, तुम तीनों को यहाँ पर हराकर इस सिटी टूर्नामेंट का चैंपियन बनूंगा और उसके बाद मेरी फैमिली का नाम दोबारा से राइज करेगा। लिन फेंग उसे कहता है, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए आए हो, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि तुम्हें बदला लेना चाहिए, लेकिन तुम्हें बदला लेने के लिए रुकना पड़ेगा, पहले इस टूर्नामेंट को खत्म होने दो, उसके बाद तुम इनसे बदला ले सकते हो कि तुम्हारी सारी बकवास बातों का मेरे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो भाईजान हाओ जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और लिन फेंग से कहता है, बेवकूफ कहीं के, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास ये राइट्स है कि तुम मुझे यहाँ पर ये बता सको कि मुझे क्या करना है और कब अपना बदला लेना है? मैं जब चाहे तुम्हें मार सकता हूँ, तुम मेरे सामने कीड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं हो, इसलिए तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है, अरीना को छोड़कर चले जाओ तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और साथ ही वो अपनी स्पिरिट को अवेकन करता है, तो उसकी स्पिरिट का नाम इनविंसिबल गोल्डन बॉडी होता है और उसकी पूरी बॉडी एनर्जी से कवर हो जाती है। भाईजान हाओ अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद नालैन फेंग से कहता है, नालैन फेंग तुम्हारी नालैन फैमिली की जो डिवाइन आर्ट है वो काफी ज्यादा स्पेशल है और तुम यहाँ पर उसी आर्ट के बलबूते पर इतनी ज्यादा एरोगेंटली बिहेव कर रही हो ना, तुम यहाँ पर अपनी स्पेशल डिवाइन आर्म टेक्निक को यूज करते हुए मेरे पर अटैक करो, देखते हैं कि तुम्हारी टेक्निक वाकई में इस काबिल है या नहीं। नालैन फेंग जल्दी से अपनी ओवरबियरिंग डिवाइन पंच को यूज करते हुए इसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि हमारा भाईजान हाओ अपने स्पेशल मूव जिसका नाम 5 एलिमेंट शॉक वेव होता है उसको यूज करता है और वो अपने हाथ को सामने की तरफ करता है, जबकि नालैन फेंग उसे सामने से पंच मारती है। वो दोनों ही अपने पंचेस को टकराते हैं तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। भाईजान हाओ तो अपनी जगह से हिलता भी नहीं, जबकि हमारी नालैन फेंग पीछे की तरफ हट जाती है। लिन कियान भी देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, इस बंदे की स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है, हालांकि ये भी सोल लेयर के फर्स्ट लेवल पर है। नालैन फेंग भी पीछे की तरफ हट जाती है और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। भाईजान हाओ से कहता है, तो अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? लगता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन अब तुम्हारे सामने कोई और खड़ा है जो तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। भाईजान हाओ उनसे कहता है, मैंने तुमसे कहा कि तुम तीनों मेरे ऊपर एक साथ अटैक कर सकते हो, मैं तुम तीनों डॉग्स को एक सबक सिखाऊंगा कि तुम तीनों कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं हो, इस दुनिया में
जीनियस होने का मतलब क्या होता है मैं तुम्हें इस बारे में बताऊंगा कि सिर्फ असली का जीनियस तो सिर्फ मैं ही हूँ। आज यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 26 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 27 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जानहा वहाँ पर अपनी स्पेशल स्पिरिट्स को रिलीज करता है। नालैन फेंग के पंच के साथ अपने पंच को टकराता है तो नालैन फेंग जख्मी होकर पीछे की तरफ हट जाती है। जानहा वहाँ पर बाकी के दोनों से भी कहता है चलो तीनों मिलकर मेरे ऊपर अटैक करो और मैं तुम तीनों को सबक सिखाता हूँ कि यहाँ पर असली का जीनियस कौन है। तुम तीनों मेरे सामने कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं हो और आपको तो पता है कि हमारे लिन फेंग को कचरे का लफ्ज कितना बुरा लगता है। लिन फेंग उसे कहता है तुम यहाँ पर सिर्फ ज़ैंगज़ू सिटी में ही अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग साबित कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम कोई बड़े जीनियस हो। जानहा उसे कहता है तुम बहुत दा करेजियस हो, यानी तुम बहुत दा बहादुर हो और तुम मेरी बहन के लिए यहाँ पर फाइट कर रहे थे। तो तुम मेरी बहन के सर्वेंट होने के नाते मैं तुम्हें यहाँ पर एक स्पेशल ऑफर देता हूँ। मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा लेकिन तुम्हारा मुंह बहुत ज्यादा चलता है, इसीलिए मैं तुम्हारा मुंह तो डिस्ट्रॉय करूंगा। आज मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा, उसके बाद तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लिन फेंग जल्दी से अपनी तलवार पे हाथ रखता और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर सर्वेंट कहने की, मैं तुम्हारी बहन का कोई सर्वेंट नहीं हूँ। साथ ही लिन फेंग अपनी तलवार को लेकर बड़ी स्पीड से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। भाई जानहा भी जल्दी से अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए उसके तलवार के अटैक को अपने बाजू के साथ ही ब्लॉक कर लेता है। हंसते हुए लिन फेंग से कहता है तुम इस मैच को हार चुके हो, जैसे तुम मेरे करीब पहुंचे थे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी सी स्ट्रेंथ के साथ मुझे हरा पाओगे? तुम्हारे जैसा कचरा तो अपनी तलवार की मदद से भी मुझे नहीं हर्ट कर सकता। लिन फेंग उसे कहता है क्या वाकई में ऐसी बात है? अभी तक मैंने अपनी मार्शल स्पिरिट को तो रिलीज किया ही नहीं। तो लिन फेंग बड़ी स्पीड से अपनी तलवार को घुमाते हुए उसकी गर्दन काटने लगता है। जानहा जल्दी से अपने हाथ को ऊपर की तरफ करते हुए फिर से उसकी तलवार के अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन इस बार लिन फेंग अपनी डार्क स्पिरिट को भी रिलीज कर रहा होता है। इस बार उसकी तलवार के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है वो पहले से बहुत ज्यादा होती है। जानहा को भी महसूस होता है कि इसकी तलवार के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो पहले से बढ़ चुकी है। लिन फेंग हंसना शुरू कर देता है और साथ ही उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा होता है। वो ऊपर की तरफ जंप करता है और अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर फिर से अटैक करता है। जानहा फिर से अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन उसे भी पीछे की तरफ हटना पड़ता है। वो जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। लिन फेंग हंसते हुए से कहता है तुमने तो कहा था कि मैं अपनी तलवार के साथ भी तुम्हें यहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचा सकता, तो फिर तुम्हें ऐसी क्या पड़ी थी? तुम्हारे जैसा जीनियस जंप करते हुए पीछे क्यों हट गया? भाई जानहा अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो लिन फेंग से कहता है इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम यहाँ पर मेरा मुकाबला कर सको। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी एक हिट को भी खा पाओगे। लिन फेंग उसे कहता है तुम्हारी बकवास बातें खत्म हो गई हो तो क्या हम लोग फाइट कर सकते हैं? कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहे हो। अगर हम लोग यहाँ पर किसी जीनियस को सिर्फ उसकी बकवास बातों की वजह से जीनियस मान ले तो तुम दुनिया के बहुत बड़े जीनियस हो। नालैन फेंग लिन फेंग की तरफ देखती है और कहती है हालांकि इसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है और ये नहीं दिखाना चाहता कि ये कौन है, लेकिन मुझे लगता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा यंग है और ये काफी ज्यादा टैलेंटेड है। अगर ये लड़का यहाँ पर मेरी ऑफर को एक्सेप्ट करके मेरी नालैन फैमिली को ज्वाइन कर लेता है तो हमारी नालैन फैमिली बहुत ही जल्दी राइज करेगी, क्योंकि इस लड़के का फ्यूचर लिमिटलेस है। नालैन फेंग फिर से आगे बढ़ती है और लिन फेंग से कहती है डू मिंग, मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। यहाँ पर अपनी पावर्स को दिखाकर ये बात साबित कर दी है। तुम वाकई में स्ट्रॉन्ग हो। मेरी नालैन फैमिली तुम्हारी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। तो अगर तुम यहाँ पर मेरी हेल्प करते हो तो उसके बाद मैं तुम्हें अपनी नालैन फैमिली को ज्वाइन करने का मौका दूंगी और तुम जब चाहे मुझे देखने के लिए आ सकते हो। चलो जल्दी से बताओ तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है। नालैन फेंग को लगता है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और डू मिंग यानी कि हमारा लिन फेंग इस ऑफर को मान लेगा। वो उसे बार बार देखने के लिए आ सकता है। इसके बदले में वो नालैन फैमिली को ज्वाइन कर ले। लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो एक जबरदस्त अटैक करता है। नालैन फेंग जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाती है। उसके पीछे की तरफ हटने के फौरन बाद ही लिन फेंग फिर से अपनी पाम को सामने करते हुए अपनी डार्क स्पिरिट को रिलीज करते हुए उसके ऊपर पाम टेक्निक से अटैक करता है और वो वाला अटैक भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि नालैन फेंग एरिना के रिज के ऊपर जाकर अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभालती है। वो वहाँ से नीचे गिरने लगती है। लिन फेंग उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम तो यहाँ पर मेरे सामने टिक भी नहीं पा रही और तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे पर्सनली टीच कर सकती हो। मुझे लगता है कि तुम्हारी नालैन फैमिली बहुत ज्यादा महान फैमिली है। तुम मेरी मास्टर बनने के लायक हो, जबकि तुम मेरा मुकाबला भी नहीं कर सकती। फिर साथ ही हमारा लिन फेंग बाई जानहा से कहता है और रही बात तुम्हारी, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है तुम्हारे बदले के बीच में आने का। तुम चाहो तो नालैन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, कि तुमने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने इन सभी के साथ मुझे भी मिक्स कर दिया और बार बार मुझे यहाँ पर कचरा कहा, जिस लफ्ज
फिलोसोफर से मुझे बहुत ज्यादा नफरत है। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम इतने बड़े जीनियस हो कि तुम यहाँ पर ज़ैंग्सू सिटी में ये सब कुछ कर सकते हो? तुमने यहाँ पर आते ही कहा कि नालैन फैंग कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है अपनी पावर के बलबूते पर, यहाँ पर एरोगेंटली बिहेव करती है। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने भी हरीना में आने के बाद अपनी पावर को शो ऑफ करवाने के बाद यही सब कुछ किया। तुम हम सभी को कचरा समझते हो। तुम सभी को आज मैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। मैं तुम सभी को दिखाऊंगा कि एक असली का जीनियस कैसा होता है। साथ ही लिन फेंग वहाँ पर अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है, उसकी सेलेस्टियल डार्क स्पिरिट, और साथ में उसकी सेलेस्टियल डार्क बुक भी रिलीज होती है। भाई जान हाउ उसकी मास्टर स्पिरिट को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। थोड़ी देर पहले जब लिन फेंग ने इसके ऊपर अटैक किया था तब उसने अपनी मास्टर स्पिरिट को अवेकन नहीं किया था। भाई जान हाउ पीछे की तरफ हटता और कहता है, मुझे इसकी मास्टर स्पिरिट का प्रेशर महसूस हो रहा है। ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे जल्दी से जल्दी इसके ऊपर अटैक करना होगा। लिन फेंग सामने की तरफ से अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर एक कट लगाता है कि भाई जान हाउ अपनी इनविंसिबल गोल्डन बॉडी को यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। लेकिन उसकी इनविंसिबल गोल्डन बॉडी भी इसके काम नहीं आती। लिन फेंग उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट्स लगाने के बाद आगे गुजर जाता है और भाई जान हाउ बहुत ज्यादा जख्मी होकर वहीं पर नीचे गिर जाता है। उसके नीचे गिरने के फौरन बाद ही हमारा लिन फेंग अपनी तलवार को फिर से घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है तो उसकी डार्क स्पिरिट रिलीज होती है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो लिन फेंग जहाँ पर उसके ऊपर अटैक तो करता है लेकिन उसकी जान नहीं लेता। वक्त क्यू जैन भी भागती हुई अरीना में आ जाती है और अपने ब्रदर को सहारा देती है। उससे पूछती है, ब्रदर क्या तुम ठीक हो? वो उसे कहता, हाँ मैं ठीक हूँ, बस छोटी मोटी चोटें हैं, चलो यहाँ से चलते हैं कि हमारा प्लान फेल हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर अपनी क्यू फैमिली को दोबारा से राइज करवा पाएंगे, जहाँ पर हमसे भी बड़ा एक जीनियस है। टूलैन अपने भाई को लेकर उस अरीना से बाहर चली जाती है। अब इस अरीना में सिर्फ लिन फेंग, नालैन फेंग और लिन कियान ही बचे हैं। नालैन फेंग तो पहले से जख्मी है, कियान अभी तक इंटैक्ट है। वो उसे कहता है, अब हम दोनों ही अरीना में बचे हैं, चलो अपने इस टूर्नामेंट को स्टार्ट करते हैं। लिन कियान उसे कहती है, मुझे नहीं लगता कि ये जरूरी है, हमें यहाँ पर फाइट करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले सरेंडर करती हूँ। क्योंकि साथ ही वो सोच रही होती है कि ये बंदा आखिर है कौन और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। लिन फेंग उसकी बात सुनने के फौरन बाद ही जल्दी से अपने फ्लीटिंग शैडो टेक्निक को यूज करते हुए अपनी तलवार को लेता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इसी वक्त उसके फादर चिल्लाकर कहते हैं, लिन कियान चलो जल्दी से अरीना से बाहर आ जाओ। लेकिन लिन फेंग उसे टाइम ही नहीं देता और वो अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। कियान जल्दी से अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। लिन फेंग उसके बहुत ज्यादा करीब है। लिन फेंग कहता है, अब तुम नहीं बचोगी, तुम तो यहाँ पर मरने वाली हो। इस वक्त उसके फादर अपनी सीट को छोड़कर जल्दी से अरीना के सेंटर में आ जाते हैं और लिन फेंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे लिन फेंग को भी वहाँ पर से पीछे हटना पड़ता है। लिन कियान के डैड अपनी बेटी को वहाँ पर बचा लेते हैं और कहते हैं, लिन कियान क्या तुम ठीक हो? लिन कियान उनसे कहती है, हाँ डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लिन फेंग लिन बा से कहते हैं, देखो तो जरा तुम यहाँ पर इस टूर्नामेंट के रूल्स को तोड़ रहे हो। लिन फैमिली वाले तो वाकई में बहुत ज्यादा घटिया लोग हैं, सभी लोग किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं करते। अगर लिन फैमिली की यंग मिस के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है तो उसे पहले से ही सरेंडर करके इस फील्ड को छोड़कर भाग जाना चाहिए था, कि यहाँ पर एक एल्डर को उसकी जान बचाने के लिए आना पड़ा। ये तो लिन फैमिली के नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। लिन फेंग के अंकल जल्दी से अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हम सभी लोगों के सामने इतनी एरोगेंटली बिहेव करने की? चलो देखते हैं कि इस मास्क के पीछे कौन छुपा हुआ है। वो अपनी पावर्स के साथ उसके मास्क के ऊपर अटैक करते हैं और लिन फेंग का मास्क टूट जाता है। जैसे ही उसका मास्क टूटता है तो वो सभी लोग उसका चेहरा देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं, ये तो लिन फेंग है। कहानी सुनाने वाला कहता है, लिन बा डाओ और लिन कियान वो दोनों तो लिन फेंग को वहाँ पर देखने के बाद थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि वो यहाँ पर क्या करें। तो उनकी लिन फैमिली का यंग मास्टर उनके सामने खड़ा है और जिसने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। सिर्फ यही दोनों नहीं बल्कि लिन फैमिली के बाकी के सारे लोग भी जो कि वहाँ पर इस मैच को देखने के लिए आए थे, वो सभी लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिस यंग मास्टर को कचरा समझते थे, जिस यंग मास्टर को उन्होंने अपनी फैमिली से बाहर निकाल दिया, वो यंग मास्टर आज यहाँ पर खड़ा है और इतना बड़ा जीनियस बन चुका है कि उसने यहाँ पर बड़े बड़े टॉप जीनियस को हरा दिया है। नालैन फेंग कहती है, ये तो लिन फेंग है, मैंने कुछ दिन पहले इसको मरवाने की कोशिश की थी, इसी वजह से इसने यहाँ पर मेरी नालैन फैमिली से बदला लिया है। ये मुझे इसलिए इस तरह ट्रीट कर रहा था और मेरी फैमिली के लोगों को भी मार डाला। लिन कियान उसे कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो, तुम तो हमारी लिन फैमिली के कचरे हो। लिन फेंग उसे कहता है, तो तुम सभी को इस बात से बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है, लेकिन हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैं वही लिन फेंग हूँ। कचरा समझकर तुम लोगों ने फैमिली से बाहर निकाल दिया और मेरे डैड से मेरी फैमिली हेड की पोजीशन को भी छीन लिया। बाकी के सभी देखने वाले भी हैरान होते हैं और कहते हैं, ये तो वाकई में लिन फेंग ही है। लेकिन हमने तो सुना था कि लिन फेंग बहुत ज्यादा वीक है, लगता है कि इनकी फैमिली वालों ने ये गलत अफवाह फैलाई होगी कि लिन फेंग वीक है, सिर्फ इसको फैमिली हेड की पोजीशन से हटाने के लिए। लिन फेंग अपने अंकल और ग्रेट एल्डर से कहता है, तुम दोनों बहुत ज्यादा कमजोर हो, मेरे फादर की पावर लेवल के बराबर भी नहीं पहुँच सकते, तुम तो उनकी एक हिट को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते।
थे, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने यहाँ पर प्लान बनाया हानरेबल अंकल यानी कि ग्रेट अंकल को शामिल करके मेरे डैड के पास से उनकी पोजीशन छीन ली और मुझे और मेरे डैड को फैमिली से निकाल दिया। तुम लोगों ने ग्रेट अंकल से जाकर यही कहा होगा कि लिन कियान का टैलेंट मेरे डैड की और मेरे टैलेंट से बहुत ज्यादा है, इसी वजह से हम दोनों को फैमिली से निकाल दिया जाए और लिन बार डाओ को नया फैमिली हेड बना दिया जाए। और अंकल ने इस बात को मान भी लिया। जरा देखो तुम्हारे लिन कियान जिसकी तुम लोग इतनी तारीफें करते थे, वो यहाँ पर मेरे हाथों से हार चुकी है और वो भी बहुत ही बुरी तरह से हारी है। तुम्हें लगा था कि लिन कियान की मदद से तुम लोग अपनी लिन फैमिली को राइज करवा सकते हो, जबकि लिन कियान की वजह से तुम्हारी फैमिली का नाम खराब हो रहा है। तो लिन फेंग के अंकल चिल्लाकर उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो। फिर साथ ही वो सिटी गवर्नर से कहते हैं सिटी गवर्नर, जबकि टूर्नामेंट खत्म हो चुका है तो क्या मैं इस लड़के को यहीं पर मार सकता हूँ? आपको इस बात से कोई एतराज तो नहीं होगा? सिटी गवर्नर उसे कहते हैं मुझे इस बात से कोई भी एतराज नहीं है, क्योंकि ये तुम लोगों की लिन फैमिली का आपस का मसला है। चाहो तो इस अरीना को यूज करते हुए इस लड़के को मार सकते हो। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 27 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? डार्क स्पिरिट की एपिसोड 28 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिन फेंग वहां पर सबसे पहले बाईजान हाओ को हरा देता है, उसके बाद वो नालैन फेंग को भी हरा देता है और लास्ट में लिन कियान को मारने लगता है। तो उसी वक्त लिन कियान के डैड वहां पर आ जाते हैं और अपनी बेटी को बचा लेते हैं। फिर साथ ही वो लिन फेंग के ऊपर अटैक करते हुए उसके मास्क को हटा देते हैं और ये देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि जिस लड़के को वो लोग अपनी फैमिली का कचरा समझा करते थे, वो लड़का यहाँ पर इस टूर्नामेंट का विनर है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लिन फेंग अपनी लिन फैमिली वालों से कहता है तुम सभी लोग ग्रेट अंकल के सामने जाकर मिन्नतें करते रहे और तुमने जाकर इस बात को साबित किया कि लिन कियान तुम्हारी फैमिली की सबसे ज्यादा पावरफुल लड़की है, इसी की वजह से तुम्हारी लिन फैमिली दोबारा राइज करेगी। लेकिन शायद तुम मेरे बारे में भूल गए थे, इसी वजह से तुमने मुझे कचरा समझकर मुझे और मेरे फादर को हमारी पोजीशन से हटा दिया और फैमिली से भी निकाल दिया। अब तुम सभी को इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा होगा। लिन फेंग के अंकल उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वो गवर्नर से इस बात की इजाजत मांगते हैं। गवर्नर उसे कहते हैं ठीक है तुम्हें इजाजत है, क्योंकि ये तुम्हारी अपनी फैमिली का मसला है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। लिन फेंग अपनी तलवार को गवर्नर की तरफ करते हुए कहता है तुम एक गवर्नर होने के नाम पर दाग हो। तुम अपने यांगसू सिटी में टूर्नामेंट तो करवा रहे हो, लेकिन तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता थी कि तुम्हारी नालैन फैमिली के खिलाफ कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम अपनी नालैन फैमिली की नालैन फेंग को यहाँ पर इस टूर्नामेंट का विनर बना देते। मेरी नजर में तुम्हारी इस फैमिली के टूर्नामेंट की औकात टॉकशीट से ज्यादा नहीं है। लिन फेंग लिन कियान से कहता है लिन कियान तो तुम तो यहाँ पर मेरी जान लेने वाली थी, देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मैं तुम्हारी जान लेने वाला हूँ। और साथ ही वो अपनी तलवार को लिन कियान की तरफ फेंक देता है। उसकी तलवार उड़ती हुई बड़ी प्रेशर के साथ लिन कियान की तरफ जाती है। सभी लोग जल्दी से उस तरफ देखते हैं क्या वहाँ पर क्या होने वाला है। क्या लिन फेंग अपनी तलवार के साथ लिन कियान को मार पाएगा? लिन कियान के फादर क्योंकि उसके पास ही खड़े होते हैं, वो अपने हाथ को सामने करते हैं और लिन फेंग की तलवार को वहीं पर ब्लॉक कर लेते हैं। हालांकि उसके अंदर से काफी सारी एनर्जी निकल रही होती है, लेकिन लिन फेंग अपने अंकल का मुकाबला तो नहीं कर सकता, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। बाकी के सभी लोग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और सभी लोग उसी तरफ ही देख रहे होते हैं, जबकि हमारा लिन फेंग अपने फ्लीटिंग शैडो मूव को यूज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ घूमता हुआ सीधा नालैन फेंग के पीछे चला जाता है और अपनी तलवार को उसकी गर्दन पे रख लेता है। अब पता नहीं लिन फेंग के पास ये वाली तलवार कहाँ से आई है, क्योंकि अंकल तो उसकी तलवार को वहाँ पर ब्लॉक कर रहे थे। शायद जब पहले उस तरफ गया होगा और वहाँ से तलवार लेकर इस तरफ आया है। क्योंकि सभी लोग भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं इसने हमारा ध्यान भटकाने के लिए पहले लिन कियान के ऊपर अपनी तलवार से अटैक किया और उसके बाद अपने शैडो फ्लीटिंग मूव को यूज करते हुए नालैन फेंग को इसने अपना बंदी बना लिया है। अब इस बात से नालैन फेंग के डैड तो गुस्सा होंगे ही, वो भी जल्दी से जंप करते हुए अरीना में आ जाते हैं। नालैन योंग से कहते हैं मेरी बेटी को जाने दो और उसके बाद तुम यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हें यहाँ पर कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। लिन फेंग उसे कहता है क्या तुम्हें मैं कोई छोटा सा बच्चा दिखाई देता हूँ जो तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा, क्योंकि तुम्हारी ये कमीनी बेटी पहले भी मुझे मारने की कोशिश कर चुकी है। अगर तुमने एक भी कदम और आगे बढ़ाया तो मैं इसका गला काट दूंगा। साथ ही वो अपनी तलवार को उसकी गर्दन में दंसाता है तो थोड़ा बहुत ब्लड निकलता है। फादर चिल्लाकर उसे कहते हैं इसको जाने दो। लिन फेंग उसे कहता है लगता है कि तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आ रही, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बात को पूरा नहीं कर सकता? देखा होगा मैंने जहाँ पर जिनसे भी फाइट किया मैंने इनको जान से मार डाला, तो मैं एक और को मार सकता हूँ, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए सभी लोग पीछे रहो, कोई भी आगे बढ़ा तो मैं इसको मार डालूंगा। और जैसे लिन फेंग पीछे की तरफ फटने लगता है उसके अंकल जल्दी से आगे बढ़ते हैं। लिन फेंग गवर्नर से कहता है गवर्नर लगता है कि तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आई, मैंने कहा कि कोई भी हरकत नहीं करेगा। गवर्नर चिल्लाकर उससे कहते हैं लिन बा तुम कहाँ पर जा रहे हो, यहीं पर रुको। लिन बा भी वहीं पर रुक जाते हैं और सोच रहे होते हैं ये लड़का तो बहुत बड़ा जीनियस निकला, लड़का बहुत होशियार है, इसने नालैन को जाकर बंदी बनाया है ताकि कोई भी यहाँ
यहाँ से जा न सके और कोई भी इसके ऊपर अटैक न कर सके। कि नालैन जियोंग के यहाँ पर होते हुए कोई भी यहाँ पर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करेगा। गवर्नर लिन फेंग से कहते हैं अगर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं तो क्या होगा अगर तुम बाहर जाने के बाद मेरी बेटी को मार दो और इसे ना छोड़ो तो। लिन फेंग उसे कहता है तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो फिर अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने ही मरता हुआ देखो। यहीं पर हमारा कहानी सुनाने वाला आ जाता है और कहता है जब लिन फेंग ने गवर्नर से ये बात की कि वो अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखेगा, गवर्नर वहीं पर चुपचाप खड़े हो गए। गवर्नर उसके बाद एक लफ्ज भी नहीं बोले और ना ही वहाँ से उन्होंने एक कदम भी आगे बढ़ाया और साथ ही सभी लोगों को कह दिया कि कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा जब तक लिन फेंग यहाँ से चला नहीं जाता। और थोड़ी देर के बाद लिन फेंग नालैन को वहाँ से लेकर चला जाता है कि सिटी गवर्नर वहाँ पर खड़े खड़े सिर्फ उसके लिए दुआई कर सकते हैं कि उसकी बेटी जिंदा हो। लिन फेंग अपनी बात से ना मुकरे और उसको ना मारे। लिन फेंग के वहाँ से चले जाने के बाद गू फैमिली, लिन वू फैमिली और नालैन फैमिली, ये चारों की चारों बड़ी फैमिलीज के जहन में सिर्फ एक ही नाम था और वो लिन फेंग का था। और ये सभी फैमिलीज वाले लिन फेंग से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, इतनी ज्यादा नफरत के वो उसे देखते ही मार सकते हैं। लेकिन लिन फैमिली वालों के एक्सप्रेशंस कुछ मिले जुले थे। वो लोग पता नहीं वो खुश थे या फिर अंदर से बहुत ज्यादा पछता रहे थे। फिर वो लोग लिन फेंग के बारे में गुस्सा हूँ। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पर उनके साथ हो क्या रहा है। उनकी फैमिली का कचरा एक जीनियस बन चुका है। यहाँ पर खुश होना चाहिए था कि उनकी फैमिली के लड़के ने यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज के लड़कों को हरा दिया, टूर्नामेंट का विनर बना है। लेकिन वो लोग यहाँ पर खुश भी नहीं हो सकते क्योंकि इन सभी लोगों ने अपने पैरों पर हुडी कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन जो भी हो, हमारे लिन फेंग ने ज़ैंगज़ू सिटी के अंदर अपना नाम कर दिया। सभी को पता है कि यहाँ पर लिन फेंग आया था जो कि लिन फैमिली का कचरा नहीं बल्कि एक जीनियस लड़का है। नेक्स्ट सीन 10 दिन के बाद का दिखाया जाता है। तो यहाँ पर नालैन के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा कि लिन फेंग ने नालैन के साथ क्या किया, शायद उसको मार दिया या फिर छोड़ दिया, ये आगे जाके कहीं पता चलेगा। तो लिन फेंग डेजर्ट के अंदर से होता हुआ अपने यूनाई सेक्टर की तरफ वापस जा रहा होता है। लिन फेंग अपने घोड़े पर होता है, वहीं पर उसे कुछ और घोड़ों के आने की आवाज आती है। उन घोड़ों के ऊपर कुछ सोल्जर्स बैठे होते हैं जबकि उनके साथ फीफी भी होती है, फीफी यानी कि ल्यूफी। तो लिन फेंग उनको देखने के बाद वहीं पर रुक जाता है। वो सभी लोग भी उसके पास ही आकर रुकते हैं। लिन फेंग कहता है ये तो रेड ब्लड आर्मी के सोल्जर्स हैं, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या ये यूनाई सेक्टर की तरफ जा रहे हैं? लिन फेंग कहता है इनमें से जो सबसे ज्यादा वीक है वो इस वक्त अपनी की लेयर के 9th लेवल पर है। इनके पास टोटल 30 लोग होंगे। मुझे लगता है कि मेरा सामना रेड ब्लड आर्मी के साथ हो गया है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर उस लड़की की तरफ देखता है तो वो कहता है ओह शिट, ये तो ल्यूफी है। ल्यूफी के साथ जो सोल्जर होता है वो उसे कहता है फीफी, तो हम लोग फाइनली जहाँ तक पहुँच आए, हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही जल्दी हम लोग यूनाई सेक्टर में पहुँच जाएंगे। ल्यूफी की नजर हमारे लिन फेंग पर पड़ती है। वो उसे देखकर कहती है जो तो तुम हो। उसका रिएक्शन कुछ अजीब सा होता है क्योंकि ये दोनों हमेशा झगड़ते रहते हैं। इसी वजह से वो पहले तो उसे देखकर थोड़ा सा गुस्सा होती है। कैप्टन कहते हैं क्या इस लड़के ने तुम्हारे साथ फाइट किया है या फिर इसने तुम्हें तंग किया, मुझे बताओ, मैं अभी इससे निमटता हूँ। फीफी उसे कहती है नहीं, ये कोई स्पेशल नहीं है, ये बस मेरे सेक्टर का लड़का है, ये भी यूनाई सेक्टर में ही एक स्टूडेंट है। साथ ही वो उनसे कहती है चलो माउंटेन के अंदर चलते हैं, हमें यहाँ पर रेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली यूनाई सेक्टर में पहुँचना है। कैप्टन जाने से पहले हमारे लिन फेंग को घूर कर देखता है जबकि लिन फेंग भी उसे घूर कर देखता है और वो सभी लोग अपने घोड़े लेकर यूनाई सेक्टर की तरफ निकल जाते हैं। उन सभी के चले जाने के बाद लिन फेंग कहता है लगता है कि ल्यूफी की पोजीशन रेड आर्मी में काफी ज्यादा हाई होगी। हालांकि इसकी कल्टीवेशन लो है लेकिन फिर भी इसका रैंक काफी ज्यादा हाई है और मेरे पास तो इस तरह की कोई भी पावर नहीं है। अब तो मेरे पास फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है, मुझे अपनी पावर पर ही रिलाई करना होगा। लिन फेंग यहाँ पर मैं बताता है कि इनके यूनाई सेक्टर में बहुत ही जल्दी एक एग्जाम होने वाला है, जिस एग्जाम को पास करने के बाद आउटर डिसाइपल्स इनर डिसाइपल्स बन सकते हैं। लिन फेंग कहता है मुझे उस एग्जाम को पास करना ही होगा, उसके लिए मुझे काफी सारी स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी कि मैं एक इनर डिसाइपल बन सकूं। तो हमारा लिन फेंग ये फैसला करने के बाद कि उसे नए स्किल्स चाहिए, वो सीधा स्टार पवेलियन में चला जाता है जहाँ पर मास्टर बीलाओ बैठे होते हैं। वो मास्टर बीलाओ के पास जाता है और उनसे कहता है मास्टर मैं यहाँ पर कुछ नए स्किल्स लेने के लिए आया हूँ, जी अपने लिए कुछ एजिलिटी स्किल्स और मार्शल आर्ट्स के स्किल्स की जरूरत है। मास्टर बीलाओ से वहाँ पर देखकर खुश होते हैं और उसे कहते हैं ठीक है आज तुम 2nd फ्लोर पर जा सकते हो। लिन फेंग उसे कहता है एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लिए मेरे टाइम को नोट करना, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। मास्टर बीलाओ से कहते हैं नहीं तुम्हें सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, रिस्ट्रिक्शन बाकी सभी के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम तो एक जीनियस हो, तुम 2nd फ्लोर पर जितनी देर चाहे उतनी देर रुक सकते हो। लिन फेंग मास्टर से कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही वो सोच रहा होता है यहाँ पर भी मेरी पावर ही काम आ रही है। दुनिया में जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसी के लिए रूल्स को भी चेंज किया जा सकता है, जबकि यहाँ पर रूल है आप सिर्फ 1 घंटा ही अंदर गुजार सकते हैं। 1 घंटे के दौरान अगर आपको अपने लिए कोई मार्शल आर्ट्स का स्किल मिलता है तो आप ले आए, वरना वो आप नहीं ले सकते। 1 घंटे से ज्यादा देर तक रुकेंगे तो आपको सजा मिलेगी। मास्टर बीला उसके जाने के बाद सोच रहे होते हैं, ये लड़का भी सोच रहा होगा कि मैंने इसके लिए यहाँ पर रूल्स को तोड़ दिया, मैं तो रूल्स को तोड़ते हुए इसको सीधा 3rd फ्लोर पर भी भेज सकता हूँ। मैं इसको अभी 3rd फ्लोर पर नहीं भेजूंगा क्योंकि इसकी कल्टीवेशन अभी काफी लो है और 3rd फ्लोर के ऊपर जो मार्शल आर्ट्स के स्किल है वो लो कल्टीवेशन वालों के लिए नहीं है। इस लड़के ने प्रेसिपाइस ऑफ द अबीस के चैलेंज को पूरा किया और वहाँ पर 8 बार बेल्स को चिम किया है, ऐसा कि आज तक कोई भी नहीं कर पाया। वजह से ये लड़का एक बहुत ही रेयर टैलेंट है और हमारे यूनाई सेक्टर के राइज करने में इसका बहुत बड़ा हाथ
बात होगा, इसे यहाँ पर कौन रोक सकता है। तो लिन फेंग फर्स्ट फ्लोर को पार करने के बाद सीढ़ियां चढ़ते हुए सेकंड फ्लोर की तरफ जा रहा होता है। तो वहाँ पर जो आउटर डिसाइपल्स खड़े होते हैं वो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं ये लड़का कौन है जो कि सीढ़ियां चढ़ते हुए सेकंड फ्लोर की तरफ जा रहा है। देखने से तो ये एक आउटर डिसाइपल लगता है, लेकिन क्या आउटर डिसाइपल्स को ऊपर जाने की इजाजत है? हर ये लड़का कितना बड़ा जीनियस होगा जो इसे ऊपर जाने की इजाजत मिली है। तो यहीं पर इनके लेवल्स के बारे में बताया जाता है कि फर्स्ट फ्लोर को येलो फ्लोर कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर जितनी भी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स हैं वो सारी लो लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स हैं, वो सारी आउटर डिसाइपल्स के लिए हैं, क्योंकि अभी तक अपनी सोल लेयर तक नहीं पहुंचे। कि सेकंड फ्लोर के ऊपर प्रोफाउंड टीयर के लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स रखी हुई हैं कि सोल लेयर में जाने वाले बच्चों के लिए हैं। फिर चाहे वो लड़के आउटर डिसाइपल ही क्यों ना हो, अगर वो अपनी सोल लेयर में है तो वो सेकंड फ्लोर पर जाकर प्रोफाउंड लेवल की टेक्निक्स को ले सकते हैं। लिन फेंग सेकंड फ्लोर पर पहुंचता है तो देखता है वहाँ पर बहुत ही कम लोग होते हैं और वहाँ पर बुक सेल्स भी बहुत ज्यादा कम होती हैं। वो सबसे पहले एजिलिटी वाली साइड पर जाता है और कहता है तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर एजिलिटी स्किल्स चाहिए, और वो वहाँ से बुक्स ओपन करना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहली जो बुक उठाता है उसके ऊपर एक स्किल लिखा होता है जिसका नाम प्योर एनर्जी स्किल होता है, और वो वाली टेक्निक एक प्रोफाउंड टीयर की मिडल लेवल की टेक्निक होती है। इस टेक्निक में उसने करना क्या होता है, अपने आसपास से हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे अपनी एनर्जी बनाना होता है। इससे वो सारी की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद उसकी बॉडी में जाएगी और उसकी अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा जाएगी। तो उसकी एजिलिटी और उसकी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा तेज हो जाएंगी। फिर इस टेक्निक को हाई लेवल तक मास्टर कर लिया जाए, मार्शल आर्टिस्ट की स्पीड और उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लिन फेंग कहता है तो मुझे एजिलिटी के लिए पहला स्किल मिल गया है, मैं यही लेने वाला हूँ। अब अगली बार एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक लेने की है, मुझे यहाँ पर एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक भी चाहिए। तो लिन फेंग वहाँ पर अब नई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक ढूंढने के लिए निकल पड़ा है कि उसके पास जो पहली मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है जो कि रोडिंग थंडर स्किल है वो उसे बार बार तो यूज नहीं कर सकता, उसे और भी ज्यादा मार्शल आर्ट्स के स्किल्स की जरूरत है। यहाँ पर वो कौन सा मार्शल आर्ट्स का स्किल चूज करेगा ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। यहीं पर एपिसोड 28 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, डार्क स्पिरिट के एपिसोड 29 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा लिन फेंग स्टार पवेलियन के अंदर जाता है जहां पर सबसे पहले वो अपनी एजिलिटी के लिए एक स्किल को चूज करता है और उसके बाद वो कहता है मुझे मार्शल आर्ट स्किल भी चाहिए, और मार्शल आर्ट स्किल्स की शेल्फ की तरफ चला जाता है। यहाँ पर वो काफी सारे स्किल्स को देखता है जिनमें विदर्ड फॉरेस्ट, स्कॉचिंग एपोकलिप्स और साथ ही डेडली फॉरेस्ट पाम स्किल्स होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसे पसंद नहीं आता। फिर लास्ट पे उसे एक बुक दिखाई देती है, वो उस बुक को ओपन करता है तो उसके ऊपर एक स्पेशल स्किल का नाम लिखा होता है जिसका नाम इट पाम स्ट्राइक ऑफ द डेसोलेशन होता है। ये वाली टेक्निक काफी ज्यादा स्पेशल होती है। इसके अंदर लिखा होता है कि अगर तुम इसको हाई लेवल तक परफॉर्म करते हो तो तुम्हारी पाम पूरे के पूरे आसमान को कवर कर सकती है और तुम्हारा दुश्मन कहीं पर भी बचकर छुप नहीं पाएगा। लिन फेंग कहता है ये वाली टेक्निक बेहतर है, मुझे यही वाली टेक्निक चाहिए, हालांकि इसको मास्टर करना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर वहीं पर उसकी नजर टेबल के ऊपर पड़ती है जहाँ पर एक स्क्रोल पड़ा होता है और उस स्क्रोल के ऊपर भी स्वर्ड स्किल लिखा होता है। लिन फेंग कहता है मुझे अपने लिए एक स्वर्ड स्किल भी चाहिए। वो जाकर उस स्किल को ओपन करता है तो उसके ऊपर लिखा होता है स्वर्ड ऑफ निर्वाणा, के प्रोफाउंड टीयर का मिडिल लेवल का एक तलवारबाजी का स्किल होता है। ये वाली स्पेशल टेक्निक वेपन टाइप की स्पिरिट रखने वालों के लिए है, स्पेशली उन मार्शल आर्टिस्ट के लिए जिनकी स्पिरिट वेपन टाइप की हो, यानी कि मार्शल आर्ट स्वर्ड टाइप की हो। लिन फेंग कहता है मुझे लगता है कि ये वाली मेरे लिए ज्यादा बेहतर रहेगी क्योंकि मेरे पास सेलेस्टियल ब्लैक स्पिरिट है और ब्लैक स्पिरिट एक यूनिक स्पिरिट है। स्पिरिट की मदद से मैं यहाँ पर अपनी तलवार की फोर्स को भी यूज कर सकता हूँ। हमारा लिन फेंग अभी यहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त उसे साइड से आवाज आती है। यहाँ पर एक इनर डिसाइपल होता है जिसका नाम ली लिन होता है। ली लिन एक दूसरे लड़के से कहता है अपनी टेक्निक मुझे दिखाओ, तुमने यहाँ पर कौन सी टेक्निक को चूज किया है। तो वो एक आउटर डिसाइपल होता है जिसका नाम शेन चैन होता है। शेन चैन उसे कहता है मैंने पहले से इस मार्शल आर्ट्स की बुक को देख लिया है, अब ये मेरी है, मैं तुम्हें क्यों दूंगा। ली लिन उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इनर डिसाइपल के सामने इस तरह बात करने की, तुम एक आउटर डिसाइपल हो, अपनी हद में रहो। शेन चैन उसे कहता है तुम्हारा नाम ली लिन है, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, इनर डिसाइपल्स में से तुम सबसे ज्यादा वीक डिसाइपल हो। मुझे ये बात भी अच्छी तरह से पता है कि तुम इतने ज्यादा वीक हो कि सिर्फ हमारे जैसे आउटर डिसाइपल्स के सामने तुम शो ऑफ करती हो, हालांकि तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ, इसलिए मैं इस बात को मेक श्योर करूंगा कि हमारे जो एग्जाम आने वाले हैं उन एग्जाम में तुम्हें निकाल कर तुम्हारी जगह पर खुद आ जाऊँ। क्योंकि वहाँ पर जो बाकी बच्चे बुक्स लेने के लिए आए होते हैं वो शेन चैन को पहचानते हैं। वो कहते हैं लगता है कि ली लिन यहाँ पर फिर से किसी से फाइट कर रहा है, लेकिन ये इस बार किसी आम बंदे से पंगा नहीं ले रहा बल्कि शेन चैन से पंगा ले रहा है जो कि आउटर डिसाइपल में एक जीनियस डिसाइपल है और आउटर डिसाइपल्स की टॉप 10 रैंकिंग में फर्स्ट रैंक पर आता है और ऊपर से ये सोल लेयर में है। ली लिन जैसे ये बात सुनता है कि ये आउटर डिसाइपल्स के टॉप फर्स्ट रैंक पर है, बहुत सा घबरा जाता है और कहता है तो इस लड़की का नाम शेन चैन है, मैंने इसके बारे में सुना हुआ है, लगता है कि मैंने यहाँ पर किसी गलत बंदे से पंगा ले लिया है। जल्दी से पीछे की तरफ घूम जाता है और हंसते हुए उससे कहता है ठीक है तो मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूँ, मुझे गलत फहमी हो गई है, तुम इस स्किल को अपने लिए रख सकते हो, अपने लिए कोई और स्किल जाकर ढूंढ लेता हूँ। क्योंकि शेन चैन उसके जाने के बाद कह रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा डरपोक है और फिर भी इसको यहाँ पर किसी
किसी ने इनर डिसाइपल बना दिया, कि बाकी के बच्चे भी यही बात कर रहे होते हैं। हालांकि ये एक इनर डिसाइपल है, लेकिन यहाँ पर ये आउटर डिसाइपल के हाथों से इंसल्ट करवाने के बाद चला गया है। लीलिन गुस्से के साथ वहाँ से जा रहा होता है, जबकि वहीं पर रास्ते में हमारा लिनफेंग खड़ा होता है। लीलिन की किस्मत तो कुछ ज्यादा ही खराब है। वो लिनफेंग के पास से गुजरता है तो लिनफेंग हल्का सा मुस्कुरा देता है। वो उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हंसने की, ताकि तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। तो लिनफेंग उसकी बात सुनने के बाद हल्के से पीछे की तरफ घूमता है। लीलिन अभी वहीं पर खड़ा होता है और गुस्से के साथ अपने दांत पीस रहा होता है। लिनफेंग कहता है, मैंने अपने सारे स्किल्स ले लिए हैं, मेरे पास मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स आ गई है, अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अपनी टेक्निक्स लेकर वहाँ से जाने लगता है, जबकि लीलिन उसे रोक लेता और कहता है, यहीं पर रुको, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा जैसा एक आउटर डिसाइपल यहाँ पर मेरी इंसल्ट करके इतनी आसानी से यहाँ से जा सकता है। लिनफेंग उसे कहता है, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम एक आउटर डिसाइपल के हाथों से बेइज्जती करवाकर यहाँ पर आए हो, तो अगर मैंने तुम्हारी इंसल्ट कर दी तो इसमें क्या बुरा है। लीलिन उसे कहता है, लगता है कि तुम मेरे हाथों से मरना चाहती हो। तुम्हारा लिनफेंग अपने फ्लीडिंग शैडो स्किल को यूज करते हुए उसके पास से गुजर जाता है। आगे जाकर पीछे की तरफ घूमते हुए उससे कहता है, जो तुम्हारा नाम याद रहेगा, तुम्हारा नाम लीलिन है। पार के एग्जाम के दौरान मैं तुम्हें लाइफ एंड डेथ अरीना में मिलूंगा और वहीं पर तुम्हें चैलेंज करूंगा। तो वहाँ पर देखेंगे कौन किसको मारता है। तो देखने वाले बच्चे और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या ये वाकई में एक इनर डिसाइपल है, जहाँ पर 2 बार आउटर डिसाइपल्स के हाथों बेस्ट हो चुका है। दोनों आउटर डिसाइपल्स ने इसकी बहुत ही बुरी तरह से इंसल्ट किया और आगे से ये कुछ कर भी नहीं पा रहा। यहाँ तक एक आउटर डिसाइपल ने इसको लाइफ एंड डेथ अरीना में मैच करने को चैलेंज भी कर दिया है। लेकिन लिनफेंग के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता और कहता है, ठीक है, फिर मैं तुम्हें लाइफ एंड डेथ अरीना में ही मिलूंगा। तो लिनफेंग वहाँ से नीचे की तरफ जा रहा होता है तो शेन चैन उसे कहता है, जरा रुको, तुम्हारा नाम क्या है, मैंने आज से पहले तुम्हें कभी क्यों नहीं देखा, तुम भी एक आउटर डिसाइपल हो, लगता है तुम अपनी सोल लेयर में हो, इसीलिए तुम यहाँ पर 2nd फ्लोर पर हो। लिनफेंग उसे कहता है, मेरा नाम लिनफेंग है, मैं एक बहुत ही कमजोर और आम सा लड़का हूँ, तुम्हारे जैसा टॉप रैंक का लड़का मेरे बारे में कैसे जान सकता है। तो शेन चैन जैसे उसका नाम सुनता है वो कहता है, तो ये लिन फैमिली का कचरा है जिसके बारे में सभी लोग बात करते हैं, लेकिन इसको देखकर लगता तो नहीं कि ये कचरा है, ये तो एक जीनियस लगता है कि मैंने कभी किसी कचरे को सोल लेयर पर अपडेट होते हुए नहीं देखा। शेन चैन यहाँ पर बिना किसी वजह के ही लिनफेंग से कहता है, हम दोनों के दरमियान में एक बहुत बड़ा गैप है, तुम भी एक आउटर डिसाइपल हो, मैं भी एक आउटर डिसाइपल हूँ और हम दोनों ही अपनी सोल लेयर पर है, लेकिन फिर भी बहुत ही जल्दी मैं एग्जाम